सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोनाली, आपको भी हमारा नमस्कार। ममता जी, आपको और सभी सखियों सहेलियों को, श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। क्या हाल चाल है ममता जी? एकदम बहुत बढ़िया है, और आपकी ये मुस्कान देखकर तो और अच्छे हो गए। ये जो मुस्कुराहट है ना, कई बार ये मुस्कुराहट देखकर खुशी छा जाती है चेहरे पर। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जब आप किसी से मिले बस मुस्कुरा दें, सचमुच सामने वाले का चेहरा खिल जाता है। हाँ, खिल जाता है, क्योंकि देखिए हर किसी के जीवन में कुछ समस्याएं हैं, कुछ दिक्कतें हैं, पर अगर हम उन सभी को बुलाकर मुस्कुराते हुए सामने वाले के सामने पेश आते हैं तो वे भी अपने सारी तकलीफों को भुलाकर उसमें एक रूप हो जाता है। जीने इसी का नाम है। ये मुस्कान कई बार सोनाली आप गहरे नाते में बदल देती है ना। कई बार ऐसे बंधन में बांध देती है जो वो बंधन कहलाता है प्रेम का बंधन, और वो ऐसे डोर में बन जाता है ये बंधन कि वो डोर कभी टूटता नहीं। इसे ही कहते हैं विवाह का बंधन। और विवाह के बंधन के साथ पूरा परिवार होता है, पूरा समाज होता है, और पूरी एक तरह से कह लें कि पूरा चलन होता है जब दो दिल जुड़ते हैं और उन्हें विवाह के बंधन में बांधा जाता है। वो रस्मों रिवाज सब कुछ सामने आता है। लेकिन अब बहुत सारी बातें बदल गई हैं, पूरी परंपरा बदल गई। क्या कहेंगे आप इस पर? बहुत बहुत कहने लायक बहुत है ममता जी। ये हमारा आज का विषय है कि विवाह का बदलता स्वरूप। पर होता अक्सर ऐसा है कि ममता जी, हम आजकल ना जो पुरानी प्रथाएं, पुराने चलन, वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी बात है, पर आज भी कुछ अच्छी भी बातें हो रही है। पर लोग आजकल के जो विवाह है उस पर सिर्फ नकारात्मक बात ही करते हैं। तो ऐसा नहीं, कुछ अच्छा जो हो रहा है उस बारे में भी बातचीत करें, और जो हम मिस कर रहे हैं, जैसे कि आजकल के बुफे का खाना हो या फिर पहले सिंपल सा पंगत में परोसा गया खाना हो, वो हम मिस करते हैं। बहुत सारी बातें बदली है, पर बहुत कुछ सुखद बदलाव है। तो दोनों विषय पर बातचीत होनी चाहिए। रिश्तों में प्रगाढ़ता एक तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, और दूसरा एक जो बदलाव आया है वो है पितृसत्तात्मक समाज से बाहर आई हैं लड़कियां। खास तौर से लड़कियों को भी वो स्वायत्तता मिली है जो पुरुषों के अधिकार क्षेत्र में था, कि वो ही सारे घर के निर्णय लेंगे। ऐसी तमाम बातें हैं। हम क्यों कहें, हमारे श्रोता कहेंगे। हमारे श्रोता लिखकर भेजेंगे कि आपको कैसे लग रहा है कि लड़कियों की पसंद का ध्यान रखा जा रहा है, या फिर अगर हम जहां पर शादी में जाते हैं तो वहां पर हमारी कुछ खास व्यवस्था होती है। पहले के जमाने की बात करें तो हम एक ही कमरे में सब लोग रह जाते थे, फिर स्वच्छता का भी थोड़ा सा कम ध्यान होता था। पर आजकल जो है हाइजीन का थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है ना। आजकल पीने का पानी जो है उसके लिए भी साफ सुथरा पानी हो, इसकी व्यवस्था की जाती है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि आपको पुरानी जो बातें तो बहुत अच्छी ही थी, पर आज भी कुछ ऐसी भी समस्याएं हैं कि जैसे कि बहुत सारे आइटम्स होते हैं, बहुत सारे व्यंजन बना लेते हैं खाने में, तो वो उससे भी बहुत सारा व्यर्थ का खाना। तो कुल मिलाकर यही कि विवाह का बदलता स्वरूप हमारा मुद्दा है, और हमारे श्रोताओं के क्या विचार हैं वो लिख भेजें विविध भारती के फेसबुक पेज पर। www.facebook.com/bbs मुंबई टाइप करेंगे तो पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। और आज ये जो नेत्रदान का राष्ट्रीय पखवाड़ा चल रहा है, तो हमारे एक मुद्दा ये भी है, नेत्रदान का राष्ट्रीय पखवाड़ा। तो सिर्फ आंखों की बात करते हैं तो आंखें जो है व्यक्तित्व का आईना होती हैं, और पूरी रोशनी आंखों के कारण ही सब कुछ हम देखते हैं। दिल की गहराई को भी नापने का काम आंखें करती हैं, और आंखों में बहुत सारी बातें होती हैं जो हम साझा करते हैं लोगों के साथ। तो ये तमाम बातें हैं इस विषय पर श्रोता अपने लिखे बातें। और एक विषय है आज का सखी विशेष में हम जिम्नास्टिक खिलाड़ी दीपा कर्माकर पर भी बातचीत करेंगे। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस विषय पर भी बहुत सारे कमेंट्स लिखकर भेजे हैं, तो आप भी जानकारी लिखकर भेजिएगा। और ममता जी, एक बहुत सुंदर सा मीठा सा गाना सुन ले। हाँ बिल्कुल, और व्यंजन की बातें भी होंगी। हाँ, व्यंजन तो मैं भूल ही गई। तो अब गाना सुनते हैं।
इजाजत फिल्म का गाना था, आशा भोसले की आवाज थी, गुलजार के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत था। और आप मोबाइल में क्या ढूंढ रही हैं? श्रोताओं की टिप्पणियां? जी हाँ ममता जी, आपने बिल्कुल सही पहचाना क्योंकि हमारी जो श्रोतागण है, हमारी सखियां हैं, उन्होंने दीपा कर्माकर पर भी बहुत सारी टिप्पणियां लिखकर भेजी है। इन्होंने लिखा है कि रियो 2016 में दीपा कर्माकर ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला जिम्नास्ट बनी थी और उन्होंने अपने बेहतरीन प्रदर्शनों से कई लोगों को प्रेरित किया। एक सपाट पैर के साथ जन्मी किसी भी जिम्नास्ट के लिए एक बड़ी बाधा माना जाता है, लेकिन भारत के इस लिटिल वंडर ने बाधाओं और आलोचनाओं को पीछे छोड़ते हुए एक अलग मुकाम बना डाला। क्या बात है। तो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो बता दें कि सखी विशेष के अंतर्गत आज ये अपनी जानी मानी जिम्नास्ट दीपा कर्माकर के बारे में हम श्रोताओं को जानकारी दे रहे हैं। तो बता दें कि इनका जन्म 9 अगस्त को हुआ था 1993 में अगरतला, त्रिपुरा में। 6 वर्ष की उम्र से ही दीपा ने जिम्नास्टिक का अभ्यास शुरू कर दिया था, पर उनके लिए ये सफर इतना आसान नहीं था। कोचिंग के दौरान उन्हें ये बताया गया कि दीपा के फ्लैट फीट, समतल तलवे हैं, जिसके कारण वे जिम्नास्टिक नहीं कर पाएंगी। पर दीपा ने कड़ी मेहनत की और उनके पिता ने भी उनकी हर संभव मदद की और दीपा की मेहनत रंग लाई और उन्होंने अपने नाम का परचम लहराया। वर्ष 2008 में जलपाईगुड़ी में जूनियर नेशनल जीतकर सुर्खियों में वे आई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें वर्ष 2014 में ख्याति मिली और उन्होंने अपनी मेहनत को आगे बढ़ाया जब वो राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक उन्होंने जब जीता और इस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली वो पहली महिला जिम्नास्ट बनी। जी, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने कांस्य पदक जीता था और वर्ष 2015 में वे जापान के हिरोशिमा में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में भी उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और वर्ष 2016 में रियो ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट बनकर वॉल्ट फाइनल में 4था स्थान भी हासिल किया था। और एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में वॉल्ट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला जिम्नास्ट दीपा कर्माकर थी। दीपा कर्माकर को उनकी उपलब्धियों की बदौलत बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 2016 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था और 2017 में पद्मश्री से उन्हें नवाजा गया था। और दीपा कर्माकर ने भारतीय जिम्नास्ट को एक नई पहचान दिलाने में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसी तरह के कमेंट्स हमारे बहुत सारे साथियों ने भी लिखकर भेजे हैं। एक साथी लिखते हैं कि दीपा कर्माकर 6 साल की उम्र से ही जिम्नास्टिक में प्रशिक्षण शुरू कर दिया था। इसके बाद 14 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने जूनियर नेशनल जीतते हुए अपनी नजर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गड़ा ली थी। 2010 में दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में जिम्नास्टिक दल का हिस्सा रही एक किशोरी दीपा कर्माकर ने आशीष कुमार के प्रदर्शनों को करीब से देखा था, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के पहले जिम्नास्टिक पदक पर कब्जा कमाया था और यहीं से उन्होंने अपनी पहचान बना दी थी। तो ये मिसाल है हम लोगों के लिए और खास तौर से उन लड़कियों के लिए जिनमें ये प्रतिभा है दौड़ने की और इस तरह की ऊर्जा है। तो लेकिन शुरुआत से ही बहुत ध्यान रखना चाहिए। हम सखी सहेली में जब भी हम सखी विशेष की बातें करते हैं तो ये बात जरूर उसमें जोड़ते हैं कि शुरू से ही माता पिता को, उनके परिवार वालों को लड़कियों के न्यूट्रिशन का ख्याल जरूर रखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि अगर खेल में उनकी रुचि है तो खेल की ओर उन्हें आगे बढ़ने देना चाहिए। अब गाना सुनते हैं, सुनवाना चाहिए। कहाँ था ये जो
तो ये गाना सखियां और सखा सुन रहे थे, चक दे इंडिया फिल्म का गाना था। और आज हम बात करने वाले हैं, हमने श्रोताओं को याद भी दिलाया था नेत्रदान के बारे में, कि कहा जाता है कि नेत्रदान ये राष्ट्रीय पखवाड़ा चल रहा है और हर बरस 25 अगस्त से 8 सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है। इस दिन को याद करने की शुरुआत हुई थी वर्ष 1985 में। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जागरूक अभियानों में से एक है, क्योंकि इससे हम लोगों में जागरूकता बढ़ाते हैं कि नेत्रदान के प्रति अवेयर रहें। कई बार लोगों के मन में बहुत सारा डर होता है, भ्रांतियां होती हैं कि अरे मृत्यु के बाद चेहरा खराब हो जाएगा, आंखें निकाल दी। ऐसा नहीं होता, रेटिना निकाला जाता है और भी बहुत सारी विस्तृत जानकारियां हैं जो डॉक्टर के जरिए श्रोता पा सकते हैं जी। तो नेत्रदान से घबराए नहीं जी। और यह अभियान नेत्रदान के महत्व को उजागर करता है ममता जी। और नेत्रदान सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है, पर भी कुछ भ्रांतियों के कारण लोग नेत्रदान करने से घबराते हैं। लोगों को अगर इस विषय में पूरी जानकारी मिले तो लोग इस अभियान का हिस्सा जरूर बनेंगे। और आधुनिक नेत्र निष्कासन के तरीके जो होते हैं ना, मृतक के प्रति अत्यंत सावधानी और सम्मान के साथ किए जाते हैं। आमतौर पर केवल कॉर्निया, जो आंख के अंदर की पतली सी परत होती है, वही निकाली जाती है। ऐसा नहीं है कि पूरी आंख निकाल देते हैं, सिर्फ उसमें की जो पतली सी परत है कॉर्निया, उसे निकालते हैं। और 1 बरस से 80 वर्ष के लोग नेत्रदान कर सकते हैं। और मधुमेह, उच्च रक्तचाप और अन्य बीमारी से ग्रसित लोग भी नेत्रदान कर सकते हैं। ये भी कई लोगों में भ्रांति होती है। हाँ, तो यानी कि कोई भी नेत्रदान कर सकता है। और सफल प्रत्यारोपण के लिए मृत्यु के 6 से 8 घंटे के बाद नेत्रदान की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। और नेत्र बैंक में 24 घंटे सहायता के लिए लोग उपलब्ध रहते हैं। और ऐसा होता है ना कि जैसे अब हम ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन नहीं कर पाए, पर मृत्यु के बाद में अगर घर वाले चाहते हैं तो तुरंत डॉक्टर को कह के नेत्रदान करवा सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप जरा कल्पना कीजिए, जिनके पास आंखें नहीं हैं वो दुनिया के रंग को नहीं देख सकते हैं, आंखों से ही विविध रंगी दुनिया को देखते हैं, समझते हैं, भांपते हैं। तो अगर आपके नेत्रदान की वजह से किसी की आंखों में उजाला फैलता है तो कितनी अच्छी बात है ना, कि 2 आंखें देख सकेंगी, उसके माता पिता एक बच्चों को देख सकेगी, या जिसकी भी आंखें नहीं है वो एक दूसरे को देख सकते हैं और आंखों के जरिए बहुत सारी बातें जान सकते हैं जी। और जीवित व्यक्ति भी मरणोपरांत अपनी आंखें दान करने की प्रक्रिया कर सकते हैं, जो नेत्रदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने और दूसरों को प्रोत्साहित करने में के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। यानी अगर हम चाहते हैं कि मरणोपरांत हमारी आंखें सलामत रहे, यानी हमारी आंखों से कोई और दुनिया देखे, तो जब आप जीवित रहते उसी वक्त अपना फॉर्म भर के आप और अपने नजदीक के नेत्र बैंक की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भी आप भर सकते हैं, जो मरणोपरांत नेत्रदान किया जा सकता है। और हाँ, कुछ कह रही थी आप जी। और अपने अगर चाहते हैं आपकी नेत्रदान करते तो अपने आंखों की नियमित देखभाल कीजिए। आंखों से संबंधित कोई भी समस्या का तुरंत इलाज करवाएं। दान की गई आंखें अगर स्वस्थ होगी तो प्राप्तकर्ता को सर्वोत्तम परिणाम मिलने की अधिक संभावना रहती है। बिल्कुल। तो अब एक गाना सुनते हैं, फिर और इस मुद्दे पर बातें करते हैं।
अखियां जो है बहुत कुछ कह जाती हैं। चोरी चोरी चुपके चुपके अगर आप कुछ दिल के भीतर है और छुपाना चाहती हैं तो आंखें कह जाती हैं, जैसे कि आपकी मुस्कान कह गई ना हमें। तो ऐसे ही तो अपनी नजरों से छुपाइए मत कुछ, सब कुछ कह डालिए, क्योंकि आंखें आपके दिल का आईना होती है। कहा भी जाता है कि आंखों से ही सपनों की होती है पहचान, रोशनी जो दे पाए वही है सच्चा दान। क्या बात है। और लेकिन बस ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आंखों से किसी और की आंखों को उजाला मिलता है, रोशनी मिलती है, तो बस नेत्रदान के लिए उससे बड़ी बात क्या होगी। बिल्कुल। हमारे एक साथी लिखते हैं कि नेत्रदान यानी अपनी आंखों को दान करना एक महान कार्य है जो मृत्यु के बाद भी किसी के जीवन में रोशनी भर सकता है। भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जो नेत्रहीनता से पीड़ित है और उनके पास देखने की कोई आशा नहीं है। नेत्रदान के माध्यम से उनकी जिंदगी में एक नई उम्मीद की किरण जगमगा सकती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि नेत्रदान एक पवित्र कार्य है जिसमें मृत्युपरांत कार्निया का दान होता है और इसके लिए आई बैंक समूचे राष्ट्र में कार्यरत है। बस केवल नेत्रदान करने के लिए संकल्प लेने की जरूरत है। आप संकल्प ले लें, बस आपका काम हो जाता है। और भी हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भेजा है। एक साथी लिखते हैं कि नेत्रदान का राष्ट्रीय पखवाड़ा नेत्रदान एक पवित्र कार्य है जिसमें मृत्युपरांत कॉर्निया का दान होता है। इसके लिए अच्छा, आप पढ़ चुकी है ये जी। और हमारे एक साथी ने तो बहुत बड़ा सा कमेंट लिखा है, पर बहुत अच्छा लिखा है कि नेत्रदान को महादान कहा जाता है। आज से नेत्रदान पखवाड़ा भी मनाया जा रहा है। इस दान से कई दृष्टिहीन लोगों की आंखों में रोशनी मिल सकती है। इस बात पर एक बात याद आई। आज से 2 साल पहले थोराजी एक गांव की हमारी सोसाइटी के करीब रहते एक परिवार का बेटा जो राजकोट के एक विद्यालय में 11वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था, स्कूल में हो रही वार्षिक फंक्शन में स्टेज डेकोरेशन की तैयारी में काम करते वक्त टेबल से पड़ा। इस कारण सिर में गंभीर चोट आई और उसकी वजह से मृत्यु हो गई। शायद ब्रेन अटैक आ गया था। यह खबर सुनकर उनके माता पिता को बड़ा सदमा लगा क्योंकि उनका इकलौता बेटा था। फिर भी उन्होंने हिम्मत से अपने बेटे की आंखों का दान करने का निर्णय लिया जिससे किसी जरूरतमंद 2 व्यक्ति की आंखों को रोशनी मिल सके और उस व्यक्ति द्वारा उनकी याद भी कायम जीवित रहे। कितनी सुंदर बात है। यानी देखिए, उनका जो इतना छोटा सा युवा बालक उनका जिसका निधन हो गया, उसके बाद भी उन्होंने अपने बेटे की नेत्रदान का फैसला लिया। एक बहुत हिम्मत का काम लिया क्योंकि उस वक्त ऐसी जब परिस्थिति घर में निर्माण होती तब घर परिवार पूरा टूट कर बिखर जाता है, इस ओर ध्यान ही नहीं जाता है, पर उन्होंने ये काम करके बहुत नेक काम किया है। बिल्कुल ठीक किया। और ऐसा ही इसी तरह से प्रेरणा भी मिलती है। अब आप जरा सोचिए कि आपके जाने के बाद आपकी आंखें किसी बच्चे को माँ का चेहरा दिखा दे, किसी छात्र को उसकी किताब पढ़ने का मौका उसे मिल जाए, पढ़ाई की शिक्षा का मौका मिल जाए, किसी पिता को अपनी संतान का चेहरा दिखाई पड़ जाए, तो इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है। तो इस पुण्य के बारे में आप सोचें। और एक तरह से एक मुहिम चलाई जाती है भारत सरकार की ओर से भी, इसमें हिस्सा लें और नेत्रदान को बढ़ावा दें। आप भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने इर्द गिर्द लोगों को भी बताएं इसके बारे में। एक हमारे साथी ये भी लिखते, नेत्रदान ये पुण्य का काम है। अभी तक समाज में जागृति की कमी है। हमें अपने नेत्रों की सुरक्षा करना जरूरी है। आज भी ज्यादातर हमारे गांव में और कुछ शहरों में जो बुजुर्ग 80 से या 90 वर्ष से ज्यादा हैं, उनकी दूर की और पास की दृष्टि बिना चश्मे के भी साफ है। कारण है उनका शुद्ध वातावरण, शुद्ध भोजन, टीवी और कंप्यूटर और मोबाइल का न के बराबर उपयोग। आज के युग में अपने आसपास हरियाली रखें, घर का शुद्ध भोजन और टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल फोन का इस्तेमाल सीमित रखें तो अपनी आंखों को हम सुरक्षित रख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है और पते की बात है। अभी जो हम बातें कर रहे थे कि हम आंखों की भाषा पहचान लेते हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है, आपकी आंखें बता देती हैं आईना की तरह। लेकिन जिस तरह से स्क्रीन के सामने हम अपनी आंखों का दोहन कर रहे हैं, लगातार मोबाइल के स्क्रीन पर, कंप्यूटर के स्क्रीन पर आंखें गड़ाए बैठे रहते हैं, तो जल्दी से आपकी आंखें खराब होती, रेटिना खराब होता है, रेटिना पर असर पड़ता है। तो इन बातों का ख्याल रखें, वरना तो फिर वो जो आंखों की भाषा है, जो शायरी और कविता की गई है आंखों पर, फिर वो तो बंद ही हो जाएगी। और हम जब ये बातें कहते हैं कि आंखों की भाषा पहचानने के लिए वक्त निकालिए आप और देखिए नजर उठाकर। हमने कई लोगों को देखा है कि मोबाइल के स्क्रीन पे बैठे बैठे बातें किया करते हैं। उनकी जबान चल रही होती है लेकिन आंखें मोबाइल के स्क्रीन पर होती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आंखों का खतरा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जो आंखों में सूखापन होता है, आंखों की जो नमी होती है, पानी होता है, आंखों में पानी होता है, वो खत्म होता है और इससे ड्राइनेस आती है, लगातार आपको इचिंग होती है
इन सब से आपकी आंखें आगे चलकर आपको तकलीफ देती हैं। और एक बात है ना ममता जी कि हमें ना कई बार अनदेखा करते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि हमें धुंधला दिखाई दे रहा है, हमें साफ नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी हम डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं कि क्या होगा। पर ऐसा ना करें, क्योंकि मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ चुका है, इतनी तरक्की हो चुकी है। अगर आपकी समस्या है तो जब शुरुआत में कुछ समस्या है तो जल्दी से उसका निराकरण हो सकता है। तो नियमित रूप से आई चेकअप कराते रहें। और फिलहाल हम ले रहे हैं एक ब्रेक। विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली, एक लेखक की दिलचस्प यात्रा। मैं और मेरे बड़े भाई 2 किलोमीटर दूर चल के एक फिल्म के पोस्टर देखने जाते थे। कुछ सपनों और उन्हें सच करने की कहानी। बचपन में ही सोचा कि मैं स्क्रीन राइटर बनना चाहता हूँ। सितारे ज़मीं पर और लापता लेडीज जैसे फिल्मों के लेखक दिव्य निधि शर्मा। फिल्म जिन चिंताओं को उठाती है वो सार्वभौमिक है, वो गांव की हो, वो कहीं की कहानी हो। हमारे बचपन में सामान आता था, उस पे ISI का मार्क होता था। आमिर खान साहब का नाम वो ISI का मार्क है, जिसके बाद आम जनता में विश्वसनीयता बढ़ जाती है। आज के मेहमान 3 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती से हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। और अभी एक जरूरी मुद्दा है विवाह का बदलता स्वरूप। और विवाह का बदलता स्वरूप, इस मुद्दे पर बात करने से पहले एक गाना सुन लें। सुनते हैं गीत। महकी महकी जुल्फ के पेचों को कम कर दो, तुम अपनी महकी महकी जुल्फ के पेचों को कम कर दो। मुसाफिर इनमें घिर कर अपना रास्ता भूल जाते हैं। ये आँखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। ये बाहें जब हमें अपनी पनाहों में बुलाती हैं, ये बाहें जब हमें अपनी पनाहों में बुलाती हैं, हमें अपनी कसम
नरमो नाजुक होठ जिस दम मुस्कुराते हैं, तुम्हारे नरमो नाजुक होठ जिस दम मुस्कुराते हैं। बहारें झेपती है फूल खिलना भूल जाते हैं, ये आँखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। सोनाली जी, अगर विवाह का बंधन मजबूत है तो हम अपने सारे दुख दर्द भूल जाते हैं और उस विवाह के बंधन के खुशगवार लम्हों में अपने को बिल्कुल डुबो देते हैं। हालांकि समाज के विकास और परिवर्तन के साथ साथ विवाह संस्था का स्वरूप भी लगातार बदल रहा है। प्राचीन काल से लेकर आज तक विवाह न केवल दो व्यक्तियों का आपसी संबंध रहा है, बल्कि परिवार, संस्कार, परंपरा और सामाजिक ढांचे की बुनियाद भी रहा है। लेकिन बदलते समय, शिक्षा, तकनीक और वैश्वीकरण और व्यक्तिगत आजादी के कारण विवाह की परिभाषा भी बदल गई है और उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन भी आए हैं। जैसे कि हमने शुरुआत में ही कहा था कि पितृसत्तात्मक समाज का अस्तित्व थोड़ा खत्म हो रहा है, पूरी तरह से खत्म तो नहीं हुआ है। प्रेम विवाह का प्रचलन बढ़ गया है, जहां व्यक्ति अपनी पसंद के हिसाब से शादी कर लेता है। हालांकि प्राचीन काल में भी प्रेम विवाह की परंपरा थी, इसे हम नकार नहीं सकते हैं। और अंतरजातीय, अंतरधर्म विवाह को बढ़ावा मिला है। महिलाओं की शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता ने विवाह में समानता की भावना को बढ़ावा दिया है। और तो और एक लिव इन रिलेशन जैसे विकल्प पारंपरिक विवाह की धारणा को चुनौती दे रहे हैं। तो ये एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा हो गया है। वैसे ममता जी, बदलते जमाने के मद्देनजर बहुत सारे बदलाव भी नजर आने लग गए हैं ना। तो जैसे कि कुछ बदलाव तो सुखद है, जैसे हमने पहले कहा था, और कुछ बदलाव थोड़े से तकलीफदायक हैं। हमारे बहुत सारे साथियों ने भी इस विषय पर बात करी है। पर जैसे खर्च की बात की जाए तो आजकल ऐसा होता ना कि लोग देखा सीखी विवाह कर रहे हैं, तो जितनी चादर है उतनी ही पांव पसारे, ये कहावत सुनने को मिलती है। तो विवाह के मामले में भी देखा सीखी ना हो, जितने अपने खर्च की क्षमता हो उतना ही विवाह समारोह में खर्च करना चाहिए। दरअसल ये जो आपने कहा ना कि देखा देखी होता है, अब होता क्या है कि लोग ये कहते हैं कि फलाने के यहाँ शादी में इतना खर्च हुआ और खाने पीने में, भोज में इतना ज्यादा खर्च हुआ, लंबी लाइन है, कतार है जहां पर आप व्यंजनों की भरमार है, सब्जियां ही करीब 10 तरह की हो जाती हैं, तो आपकी तो प्लेट एक मतलब सब्जियों से भर जाती है, रोटी चावल रखने की जगह ही नहीं बचती, और मिठाई के तो 6-7 आइटम होते हैं, तो पेट तो उसी से भर जाता है। तो ये जो होड़ है ना, होड़ वाली संस्कृति है, इससे बचना चाहिए। वैवाहिक जीवन में मतलब विवाह का जो स्वरूप बदल रहा है, कुछ बातें हैं जो अच्छी हैं, जैसे कानूनी तौर पर विवाह हो रहे हैं, ये अच्छा है। इसमें लड़की के लिए खास तौर से सुरक्षा होती है। पहले एक जमाना था कि विवाह हो गया जहां पर आपके पास कानूनी दस्तावेज नहीं होता था, तो वहां लड़कियां बहुत असुरक्षित होती थी। और दूसरा मुद्दा है दहेज के कारण पीड़ा दी जाती है, पीड़ित किया जाता है कि लड़की ने दहेज नहीं लाया तो घर वाले उसे प्रताड़ित करते थे। तो अब हालांकि अभी भी समाज में ये हो रहा है, लेकिन अब समय ऐसा आ गया है कि लड़कियां सिर उठाकर विद्रोह करने लगी हैं। और लड़कियां खुद के पैरों पर खड़ी है, यानी कि नौकरी कर रही है, पैसे कमा रही है। उन्हें भी पूछा जा रहा है कि आपको इस लड़के से शादी करना चाहती है या नहीं, उनसे पूछा जा रहा है। तो पुराने जमाने में कहाँ पूछा जाता था कि परिवार वाले तय कर लेते थे कि इस लड़की का यानी परिवार अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो बिना पूछे ही शादी करवा दी जाती थी। तो ये एक सुखद बदलाव है। एक तो दहेज न लेने का भी सुखद बदलाव है। दूसरा एक और सुखद बदलाव है ममता जी कि पहले पुराने जमाने में या फिर अभी कुछ समय पहले बहुत महंगे महंगे जो पत्रिकाएं जो है ना, इनविटेशन कार्ड, उस पे बहुत खर्चा किया जाता था। पर आजकल जो ऑनलाइन भी पत्रिकाएं भेजते हैं, और कुछ समझदार लोग जो होते हैं ना, वो बहुत अच्छे तरह से उसमें रिएक्ट करते कि नहीं, बहुत अच्छा किया आपने कि हमें घर पे नहीं भेजे। नहीं तो कुछ लोग नाराज भी हो जाते कि अरे ये व्हाट्सएप के माध्यम से पत्रिका भेजी तो हम तो नहीं आएंगे शादी में। और उसमें एक बात और रहती है कि जहाँ जो कार्ड भेजा जाता है तो उसमें नाम किसका हो। अब मान लीजिए आपके नाम कार्ड आया है और आपके पति का नाम नहीं लिखा है,
है तो पति महोदय नाराज हो जाते हैं, हम क्यों जाए, मेरा नाम तो लिखा नहीं है। अब बहुत सारे रिश्ते में आपका नाम उनको याद रहता है, लड़की पक्ष के लोगों को उनका लड़की का नाम याद रहता है कि हमारी भांजी का ये नाम है, पर दामाद जी का नाम लिखना भूल चूक गए तो बस दामाद जी फिर नाराज हो जाते हैं। तो ये सब भी होता है। तो ये जो व्हाट्सएप पर कार्ड भेजने की परंपरा है ये तो अच्छा है, इसका स्वागत करना चाहिए। और आजकल तो वीडियो बनाने का भी चलन है, उसमें वीडियो बना देते हैं तो उसमें हल्दी की रस्म, मातृ पूजन, सारी रस्म आ जाते हैं, तो उसके आप चित्र भी देख सकते हैं, वो और लुभावना होता है। और अभी आजकल पारिवारिक मूल्यों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच जो है वो विरोध चल रहा है, तो उसमें संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। आपने कहा ना कि लड़की से भी पूछा जाता है कि उसकी क्या मर्जी है, तो लड़की से जब पूछा जाता है तो लड़की को अपने विचारधारा बतानी चाहिए। लेकिन शादी के बाद लगातार लड़की शुरू से ये सोच कर जाए कि हमें हर बात का विरोध करना है, तो वहां निश्चित रूप से तकरार ही हो सकती है। जी, समझौते दोनों पक्षों से होते हैं, क्योंकि जहां पर दो बर्तन होते हैं खटपट होती है, तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वैसे हमारे एक साथी ने लिखा है कि पुराने जमाने में बहुत अपनत्व का वातावरण हुआ करता था कि आजकल तो शादी में गए, खाना पीना किया, जो गिफ्ट देना है दे दिया और अपने घर चले आए। पर पुराने जमाने में 8-10 दिन पहले से आस पड़ोस के लोग मदद करने के लिए आते थे, घर में काम करवाते थे, और बिल्कुल यानी मेहमान जो थे वो भी उनके घर में उतर जाते थे, उनके घर में रुक जाते थे। ऐसा नहीं, खाना खाने के लिए भी 8 दिन से आस पड़ोस के लोग आते थे, तो ये बहुत प्रेम वाला वातावरण हुआ करता था। सोनाली जी, हमने तो ये आंखों से देखा है कि शादी के पहले 10 दिन पहले से मेहमानों का आना जाना शुरू हो जाता था, और महिलाएं मिलकर, मतलब 4-5 महिलाएं मिलके रोटियां बनाती थी या पूरी बेलती थी, और 4-5 महिलाएं तवे पर रोटी सेकने के लिए बैठती थी, मतलब तवे पे रोटी सेकती थी। तो इतने लोग मिलके खाना बनाते थे और फिर पत्तल पे खाना परोस के खिलाया जाता था। लेकिन अब न आने वालों के पास वक्त है, न ही जो बुलाने वाले हैं उनके पास वक्त है। अब तो शॉर्टकट में शादी होती है, एक ही दिन में सारे रस्म हो जाते हैं, अगले दिन विदाई, और 2 दिन में शादी का कार्यक्रम संपन्न हो जाता है। तो समय के अनुसार ढल लेना जरूरी होता है। हमारा भी तो समय के अनुसार गाना सुनना चाहिए। सुनते हैं। भावन के घर जाए गोरी, घूंघट में शर्माए गोरी, बंधी रहे ये प्यार की डोरी, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना। मन भावन के घर जाए गोरी, घूंघट में शर्माए गोरी, बंधी रहे ये प्यार की डोरी, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना,
अब हम तो हुए पराए गोरी, दिल तेरे संग जाए गोरी, बंधी रहे ये प्यार की डोरी। हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना। अब की जब वापस आए गोरी, गोद भरी ले आए गोरी, बंधी रहे ये प्यार की डोरी। हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना। मन भावन के घर जाए गोरी, घूंघट में शर्माए गोरी। ये जो विवाह का मुद्दा है बहुत ही विस्तृत है, वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन जल्दी जल्दी श्रोताओं की टिप्पणियां भी पढ़कर सुना देते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एक समय था जब लड़की के माता पिता लड़के ढूंढने के लिए बहुत ही मशक्कत किया करते थे, और जब बात चलती थी उसमें भी लड़के वालों के नाज नखरे उठाने पड़ते थे। उसमें भी कोई गारंटी नहीं कि हाँ भी कर देंगे या नहीं, किसी न किसी कारण से रिश्ते को मना करते थे। पर आज सब बदल गया है, पहले लड़के वाले करते थे, आज लड़की वाले भी उसी थीम पर हैं। मेरे भतीजे की लड़की बहुत समय से देखी जा रही, पर कहीं पर रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है। इंजीनियर लड़की सीए लड़के को नापसंद नहीं करती है। कभी माता पिता का रुख ही अलग नजर आता है। माता पिता को सिर्फ अपनी बेटी की पढ़ाई और नौकरी तो नजर आती है, वही लड़के का कुछ नजर नहीं आता। आजकल रिश्ता ढूंढना बहुत मुश्किल का काम है। लड़की के माता पिता हैं वो तो खुश हैं, वही लड़के के माता पिता दुखी हैं। एक हमारे साथी लिखते हैं, विवाह का बदलता स्वरूप देखा जाए तो आजकल के विवाह समारोह टीवी सीरियल या बॉलीवुड से ज्यादा प्रभावित है। आजकल हिंदी हल्दी, मेहंदी, संगीत अलग अलग दिन मनाया जाता है। दूल्हा दुल्हन के लिबास भी सेलिब्रिटी के हिसाब से प्रभावित होकर डिजाइन किए जाते हैं। आजकल प्री वेडिंग शूट का भी बहुत ज्यादा चलन है। पहले तो शादी से पहले दूल्हा दुल्हन का चेहरा भी नहीं देखते थे। आजकल के एक विवाह पर जितना खर्चा किया जाता है उसमें पुराने जमाने के 4-5 विवाह तो आराम से हो जाते थे। अगर विवाह सादगी से किया जाए और आजकल विवाह में जितने पैसे खर्च होते हैं वो अगर अच्छे म्यूचुअल फंड या इन्वेस्ट किए जाए तो दूल्हा दुल्हन और उनके बच्चों का जीवन बहुत खुशहाली से बीत जाएगा। और एक श्रोता ने लिखा है कि अब समय बदल गया है, विवाह में अपनी पसंद नापसंद बताने में लड़कियां भी खुलकर आगे आ रही हैं, क्योंकि लड़कियां पढ़कर हर क्षेत्र में आगे बढ़ गई हैं, तो ये क्षेत्र भी छूटा नहीं है। पुराने समय में शादियों में रीति रिवाज का बहुत महत्व होता था। शादियां कई दिनों तक चलती थीं। अब शादियां इवेंट के आधार पर होती हैं। इसमें बैंड पार्टी ने अपनी विशेष जगह बना ली है। लोकगीतों और लोक वाद्यों की जगह फिल्मी गीतों और डीजे ने ले ली है। परिवर्तन इस सृष्टि का नियम है, हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा। भाई जहां पर डीजे और ये सब फिल्मी गाने हैं वहां आप लोकगीत को भी शामिल कर सकते हैं। जहां लेडीज संगीत होता उसका चलन बदल गया है कि माइक हाथ में थाम के लड़कियां बाकायदा लेडीज संगीत का संचालन करती हैं और नाचती हैं, गाती हैं, लेकिन वहां पर आप लोग गीत को भी शामिल कर सकते हैं। विवाह गीत को, देवी गीत भी गा सकते हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि शादी बस पर मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि पहले जब शादियां होती थी तो रिश्तेदार हफ्ते पहले आ जाते थे और छोटे छोटे रीति रिवाज जिसमें हंसी छेड़छाड़ गीत और हर छोटे रीति पर गाते थे। पर अब तो 2 दिन की शादी हो जाती है और जिसमें मेरी भाषा में कहूँ गीत की साबुन की टिकिया में हो जाता है। जहां तक घर साफ सुथरा की बात है तो हमारे बड़ी बुजुर्ग अम्मा अच्छी तरह से कर लेती थी। अब की शादी तो सारे घर से बाहर होती है, ऊपर से हल्दी पर पीला, मेहंदी पर हरा, देखा देखी में जैसे बहुत सारी खरीदारी हमें करना पड़ता है। अब तो ये भी बदल गया है कि जैसे लड़के वाले जिस शहर में हैं तो लड़की वाले पूरा अपना दल बादल लेके लड़के वालों के शहर में जाते हैं और पूरे नाते रिश्तेदारों को ये कह दिया जाता है कि फला शहर में आप आ जाइए होटल में, और इतने दिन तक एक शादी
के एक दिन पहले से हम लोग हैं, मतलब कि जो रिश्तेदार हैं वो भी शादी के एक दिन पहले आए और शादी के अगले दिन चले जाएं। तो ये आमंत्रण बिल्कुल साफ होता है कि आपको एक दिन के लिए आना है। तो अब चलन बदल गया है, तो आप चाहें तो नातेदारों से नाता तोड़ दें और शिकायतें करते रहें, या फिर उसमें आप ढल जाएं। और अब हम एक गाना सुन लेते हैं। चूड़ी नहीं है मेरा, चूड़ी नहीं है मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना। चूड़ी नहीं है मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना। चूड़ी नहीं है मेरा। नीली पीली रंग बिरंगी प्यार की ये सौगात, ना 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 ऐसे नहीं, धीरे धीरे चुपके चुपके डालो इनमें हाथ। कांच है कच्चा लेकिन इनसे हो सच्चा सिंगार। सोना नहीं, चांदी नहीं, हीरा नहीं, मोती नहीं, कीमत इनकी प्यार। फूलों सी नाजुक है, देखो 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 टूटे ना। चूड़ी नहीं है मेरा, अच्छा सर, चूड़ी नहीं है मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना। चूड़ी नहीं है मेरा। मेरा प्यार है चूड़ी जैसा, इसका और न छोड़। यहाँ नहीं वहाँ नहीं, देखो कभी टूटे नहीं जीवन की ये डोर। इनकी घन घन दिल की धड़कन है मेरा संगीत। सुनो जरा, सोचो जरा, नगमा ये प्यार भरा ओ मेरे मनमीत। लाजवाब बेमिसाल, देखो देखो टूटे ना। चूड़ी नहीं है मेरा, चूड़ी नहीं है मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना। चूड़ी नहीं है मेरा। ये चूड़ी नहीं दिल मेरा, देखो देखो टूटे नहीं, कई बार दिल टूट जाता है खाने पीने की बात पे भी। हम बात विवाह की कर रहे थे, और लेकिन जरा अगर सी है बात ना ममता जी, पराठे में अगर थोड़ा घी या तेल ज्यादा हो जाए तो पराठा भी टूट जाता है। तो हम टूटने की बात नहीं कर रहे, करेंगे जोड़ने की बात करेंगे कि पराठा बनाकर कैसे दिल को जोड़ा जाए, परिवार वाले कैसे खाएं और खुश होकर जाए, मतलब कहीं बाहर रिश्ता अच्छा रहे। हाँ, और रिश्तेदार नातेदार या दोस्त मित्र आते हैं तो वो भी खुश होकर जाए। तो चलिए एक टेस्टी पराठा बनाते हैं और जो पौष्टिक भी है, सोया और पालक का पराठा। ये हमारी एक सखी ने लिख भेजा है कैसे बनाएं। आटा 1 कप ले लें, सोया पाउडर 2 बड़े चम्मच ले लें। इसमें ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है कि न्यूट्री नगेट को मिक्सी में पीस कर भी बना सकते हैं सोया पाउडर, यानी वो सोया वड़ी जो आती है। हाँ, उसे तो लग तो रहा है कि बहुत ही पौष्टिक होगा। धुले और बारीक कटे पालक के पत्ते 1 बड़ी कटोरी, दही 1 बड़ा चम्मच, नमक और सेकने के लिए घी या तेल। सबसे पहले आटे में सोया पाउडर, नमक, दही और बारीक कतरा हुआ पालक मिलाएं और आटा गूंथ लें। आप चाहें तो पालक उबालकर पीसकर प्यूरी भी आटे में डाल सकते हैं। मुझे लगता है कि पालक को उबाल लेना ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि बारिश के मौसम में तो खास तौर से सॉफ्ट बनेगा पराठा। और कच्चे पालक में थोड़ी डर भी लगता है, बैक्टीरिया होता है तो वो नुकसान भी कर सकता है आपको। गुथे आटे को आधा घंटा ढककर रखें और पराठा सेक लें। अगर आप पालक नहीं डालना चाहते तो मेथी या
पुदीने को भी बारीक बारीक काटकर सोया मिले हुए आटे में डालकर गूंथ सकते हैं। ये पराठे प्रोटीन से भरपूर दही या अचार के साथ खाएं, साथ में चाय भी एक कप बना। मुझे ऐसा लगा आपको प्याज का पराठा और चाय पीने की इच्छा है। हाँ बिल्कुल, अब तो वैसे भी वक्त हो रहा है चाय का। तो मैं प्याज के पराठे की रेसिपी भेजती हूँ। ये कहती हूँ कि उन्होंने लिखा है कि अपने अनुपात से प्याज को बारीक बारीक काट ले। अब इसमें नमक मिलाकर थोड़ी देर छोड़ दे और आटे में नमक, कलौंजी, अजवाइन और थोड़ा तेल मिलाकर मुलायम गूंथ ले। प्याज को हाथ से दबा दबा कर उसका पानी अलग करके इसमें कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ धनिया की पत्ती, थोड़ा रोस्टेड मूंगफली का पाउडर मिला ले। अब आटे के पेड़े और इसमें भरे और हल्के हाथों से पराठे बेलकर सेके। सॉस, चटनियाँ गरम गरम चाय के साथ इसे अच्छे से खा सकते हैं और दही के रायते के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। प्याज में दोबारा नमक नहीं मिलाए, नहीं तो गीले हो जाएंगे, फिर आपको स्टफ करने में परेशानी होगी। आटे में नमक मिला ले। शुरू में प्याज में जब नमक डालते हैं तो थोड़ा थोड़ा वो भी नमकीन हो जाता है। और धनिया की पत्ती की जगह आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। अदरक लहसुन घिसकर डालें तो भी आप बना सकते हैं, स्वाद और बढ़ जाएगा। वाह वाह, क्या बात है। तो ये तो, और पराठे कब नहीं बनते हैं, किस नाश्ते में नहीं बनता है, किसके घर में नहीं बनता है। मूंग दाल का पराठे की रेसिपी भी लिखकर भेजिए हमारे। हाँ तो बताइए ना क्या करना है। मूंग दाल का आटा 1 कप, गेहूं का आटा आधा कप, अजवाइन, नमक स्वादानुसार, उबले 2 आलू, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया और मन मुताबिक, और मसाले जीरा, धनिया, अमचूर। मूंग दाल, गेहूं का आटा और अजवाइन से आटा गूंथे। आलू, प्याज, मिर्च, अदरक, धनिया और मसाले मिलकर भरावन बनाए। लोई बेलकर भरावन भरे और पराठा बेले। घी तेल लगाकर दोनों तरफ से कुरकुरा सेके, परोसे। दही, चटनी और अचार के साथ परोस सकते हैं। क्या बात है भाई, ये तो बहुत ही टेस्टी पराठा हो जाएगा। और मूंग की दाल तो फायदेमंद भी है क्योंकि दाल में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। और इसी तरह से सोनाली एक जैसे चुकंदर है जी, और गाजर है जी, इनका भी पराठा बन सकता है। पत्ता गोभी है। तो चुकंदर अगर ऐसे खाने को कहा जाए तो सब लोग नाक भौं से कोड़ते हैं, खास करके बच्चे हैं। और आप भले ही हंस रही हैं लेकिन जब खाने की बारी आएगी तो उसको सबसे बाद के लिए रख देंगे और धीरे से छूट भी जाता है। तो उसका तरीका ये है कि चुकंदर को थोड़ा सा उबाल लिया जाए कुकर में और उसका छिलका निकाल लिया जाए, उसे कद्दूकस में घिस लिया जाए। और गाजर को उबालना नहीं, गाजर को छील के और उसे डायरेक्ट कद्दूकस में घिस लेना है। बाकी सब सामग्री वही, लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्ची का पेस्ट और हरा धनिया कटा हुआ हरा धनिया उसमें डाल लें। नमक स्वाद के अनुसार डाल लें और चाहे तो आपके पास अगर मसालेदार नमक है वो डालें तो ज्यादा अच्छा होगा। और अगर लाल मिर्च का भरवा लाल मिर्च है उसका मसाला मिल जाए तो वो भी मिला सकती हैं। और ये गूंथ ले आटे में, इसका पराठा की तरह सेक लें या गोल गोल भी सेक सकती हैं। पराठे तो अनगिनत तरह से बना सकते हैं ममता जी। पनीर भर सकते हैं, फिर उसमें चीज का भरावन भर सकते हैं। आलू तो सबके घर में बनता ही है, आलू का पराठा भी। और जैसे आपने कहा कि ये जो पौष्टिक पराठा है कि भाई चुकंदर कोई खाता नहीं है, गाजर बच्चे खाते नहीं है, तो उसका पराठा तो इतना पौष्टिक है और आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे हमने आज आंख पर बात की है और अब मेरी आंखें घड़ी की ओर है और मेरी आंखें आपकी ओर है। बिल्कुल भी वक्त नहीं कि अब हम और कुछ बताएं, कोई और पराठा बनाना बताएं। तो ये पराठे की रेसिपी अब आगे किसी दिन, और हमारे श्रोता भी बताएं कि कितने तरह के पराठे उन्हें आते हैं और चाय के साथ खाया पराठा या दही के साथ या अचार के साथ। तो अब बेकरारी बढ़ाइए, घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल नहीं बोलना है, बिल्कुल गाना नहीं सुनवाना है। अब श्रोताओं से लेते हैं इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और सोनाली पाठक का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम के प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली।